नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की और विश्लेषणात्मक खबरें आपको आज बताएंगे। दोस्तों, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे और आज जो आसपास की खबरों की शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है 7वां सोमवार से। दोस्तों, प्रथम दिन बेशक 7 मिनट ही विधानसभा की कार्रवाई चली थी, लेकिन कुल मिला के विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन भारी हंगामे, शोर शराबे के साथ और तरह तरह के मुद्दे नेतागण उठा रहे हैं। दोस्तों, हम बात करें हमारे बादरा विधायक बलवान पूनिया की, तो बलवान पूनिया ने भी फसल बीमा क्लेम को लेकर और लंपी स्किन बीमारी को लेकर आदि अनेकों मुद्दे उठाए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर बलवान पूनिया ने क्या बात कही विधानसभा में। विधानसभा में बोलते हुए बलवान पूनिया ने लंपी स्किन डिजीज बीमारी को बेहद गंभीर तो माना और 10 से 15 राज्यों के नाम भी लिए और राजस्थान का जो सबसे बाद में नाम लिया, लेकिन बादरा में ये बीमारी कहीं कोई गंभीर इसकी बात नहीं मानी गई और एक गाय मरी का भी जिक्र किया और इसको जागरूकता इसको लेकर विधायक की टीम बादरा क्षेत्र में अभियान चलाए हुए हैं। तो कहाँ है अभियान विधायक बलवान पूनिया का, वो जागरूकता अभियान? और क्या एक गाय 2 गाय मरी है, गायों की स्थिति ठीक है? दोस्तों, आज स्थिति ये है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव डाणी में लंपी स्किन डिजीज बीमारी से गाय मर रही है और अकेले बादरा में सैकड़ों गायें मर चुकी है अब तक। और राजस्थान का आधिकारिक आंकड़ा ही जब दोस्तों 50,000 से अधिक का हो, संक्रमित गायों का 29 लाख से अधिक का हो, और अगर पूरे राज्यों की बात करें भारत भर में, क्योंकि बलवान पूनिया को कोसना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने केंद्र से मांग की कि इसको राष्ट्रीय महामारी घोषित करके जो है लोगों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन राजस्थान सरकार को बलवान पूनिया कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार की गोद में जो बैठे हैं और गोद में बैठकर उसी गोद में छुरा घोंपना तो कोई नहीं घोंपेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़ की और बात कर रहे हैं विधानसभा में बलवान पूनिया के जो आवाज़ बुलंद की थी, वो आवाज़ की आखिर कितनी आवाज़ बुलंद हुई है, तो इसके ऊपर आंकड़े बताए बिल्कुल नहीं गए, लेकिन जिक्र किया गया राज्यों का और मात्र बहुत छोटी बीमारी राजस्थान में और क्षेत्र में मान ली गई और पूरे देश में गंभीर मान ली गई। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा पीड़ित जो देश में लंपी से राज्य है वो राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान में आधिकारिक आंकड़ा 29 लाख संक्रमित गायों का है। अगर एक्यूरेट मैं आपको संख्या बताऊं तो 29,24,157 गायें संक्रमित की राजस्थान से रिपोर्ट है और 50,366 गायों की मौत हो चुकी है राजस्थान में। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो प्रदेश प्रभावित है वो दोस्तों गुजरात है। वहाँ 5,74,000 गोवंश पीड़ित है और 1240 गोवंश की अब तक मवेशियों की जो लैंग्वेज लिखी गई है, मवेशियों की मौत हो चुकी है। तो कहाँ 50,000 से अधिक, कहाँ 1240 गोवंश। और उसके बाद में पीड़ित का नंबर हरियाणा का आता है, हमारा पड़ोसी राज्य है, जहाँ 10,000 से अधिक संक्रमित और मात्र 106 गायों की लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से मौत बताई गई है। कहाँ 50,000 से अधिक मौत। तो दोस्तों, कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं बलवान पूनिया शेष राज्यों से, राजस्थान की या हमारे क्षेत्र की, और ये कैसी मांग कर रहे हैं, कैसी आवाज़ उठा रहे हैं? क्यों आखिर बलवान पूनिया राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना नहीं साध पाती है? जो यहाँ महंगाई है, जो यहाँ चाहे बिजली के बिलों में बढ़े हुए विभिन्न चार्जेज हो या पानी का मुद्दा हो, दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम हो या कई चीज़ों की महंगाई हो,
इन पर राजस्थान सरकार को तो नहीं कोसते, लेकिन केंद्र सरकार को ज़रूर कोसते हुए हर बार आपको व्यक्तिगत संबोधन हो या कोई सभा हो, राजनीतिक कोई सभा हो या फिर व्यक्तिगत जैसे लाइव आकर संबोधन हो, सभी में केंद्र सरकार को कोसते ज़रूर नजर आएंगे। तो क्या बलवान पूनिया ईमानदारी के साथ अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लंपी स्किन बीमारी को लेकर भादरा क्षेत्र में जो चुप्पी साध रखी है विधायक महोदय ने, वो बेहद दोस्तों डरावने वाली है, क्योंकि सैकड़ों पशुओं की मौत हो चुकी है। और जो पड़ोसी कस्बा अगरनौर को ले तो एक गौ उपचार केंद्र विधायक महोदय के सानिध्य में खुला, उन्होंने इसका शुभारंभ भी किया। भादरा में एकमात्र गौ उपचार केंद्र है जो राजेंद्र फौजी, जो रिटायर्ड फौजी है राजेंद्र सोनी, और उनकी 20-25 गौ भक्तों की टीम द्वारा खोला गया है। दोस्तों हम जमकर खबर लेंगे यहाँ गौशाला संचालकों की भी। दयानंद खोखेवाला सबसे बड़ी गौशाला का संचालन कर रहे हैं, लेकिन जो गायें ठीक हो रही है उनके अथक प्रयास से जो गौ उपचार केंद्र अस्थायी रूप से राजेंद्र सोनी द्वारा बनाया गया है, दोस्तों वहाँ से उपचार की हुई ठीक हुई गायों को अगर किसी गौशाला में ट्रांसफ़र करने की और वहाँ शिफ्ट करने की बात आती है और गाड़ी मांगी जाती है दयानंद खोखेवाला से, तो वो इनकार करते हैं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं कोई गाड़ी नहीं दे सकता। और ये बात जयवीर सरेवा ने भी दयानंद खोखेवाला से की, जो कि सबसे बड़ी गौशाला और सबसे बड़े गौ सेवक माने जाते हैं का संचालन कर रहे हैं, उनको भी इनकार किया गया। आज बेशक दयानंद खोखेवाला द्वारा गौशाला द्वारा गाड़ी दी गई, क्या उनकी व्यक्तिगत गाड़ी है दोस्तों? ये गौशाला की है, गांव राम की गौशालाएँ होती है, गांव राम की ये गायें होती है। और दोस्तों किसी की पर्सनल ये जागीर नहीं होती जिस प्रकार के आचरण देखने को मिलते हैं। राजेंद्र सोनी गाँवों से, चाहे वो संक्रमित गायें हो या भादरा कस्बे की गायें हो, सबका उपचार वहाँ कर रहे हैं। लोग उनको खुलकर सहयोग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके पास सहयोग राशि भी पहुँचती हैं, सहयोग के लिए सामान भी पहुँच रहा है और उसके लिए वो दिन रात वहाँ लगे भी हैं। लेकिन जो गायें ठीक हो रही है उनको गौशाला में अगर शिफ्ट किया जाए तो उसमें क्या बुराई है, लेकिन भादरा गौशाला में नहीं ली जा रही है गायें। डोबी गौशाला में जयवीर सरेवा द्वारा ये गायें ली जा रही है। और आज जो भादरा गौशाला द्वारा बार बार निवेदन से जब गाड़ी भेजी गई तो उस गाड़ी में डोबी गौशाला में वो गायों को शिफ्ट किया गया। और जो जयवीर सरेवा है दोस्तों, तहसील अध्यक्ष है, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अगर ठीक हुई गाय हैं वो मेरे गौशाला में मैं ले सकता हूँ। तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और दोस्तों हम बात करें अगर बीमारी की, तो हर गौशाला में भी होगी। हम किसी गौसेवक पर सवाल उठाना नहीं चाहते हैं, वो भी गौसेवक हैं जो संचालन करते हैं। लेकिन गांधीबड़ी गौशाला के जो गो अध्यक्ष है दोस्तों समिति के, वो सभी की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, हर चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन भादरा में ऐसा नहीं देखा जाता, क्यों? क्या अंतर है? क्या ये मनों का, दिलों का अंतर है, या फिर ये अंतर कोई किसी और प्रकार का अंतर है? दोस्तों ये स्थितियाँ स्पष्ट होनी चाहिए। 1 महीने पहले पुरानी गौशाला में एक बैठक आयोजित की गई थी, प्रशासन के लोग भी पहुंचे थे, एसडीएम महोदया भी थी। वहां दयानंद खोखेवाला ने अपना एक संबोधन दिया, उसमें साफ साफ कहा कि मेरी गौशाला में गाड़ियां उपलब्ध है, कहीं भी लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी की पशु मिलते हैं, गोवंश मिलता है, तो वो हमारी गाड़ी में आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और जहां भी चाहिए कि हम अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन गाड़ियों के लिए साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसा राजेंद्र सोनी फौजी भी कह चुके हैं और जयवीर सरेवा भी कह रहे हैं। तो क्या ये आरोप झूठे हैं? अगर झूठे हैं तो दयानंद खोखेवाला इसके ऊपर आकर बताए। आज गाड़ी दी गई है, बार बार निवेदन करने के बाद में आज उनकी गाड़ी दी गई है, तो क्या इस प्रकार से गौ सेवा से आप संतुष्ट हैं? दोस्तों बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर विभिन्न तरह की दवाइयाँ दी जा रही है। हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहते। सभी गोवंश पर आए संकट की जो रक्षा है, रक्षार्थ आगे आए और उनकी सेवाएं करें। जितनी भरपूर अपने से मदद हो, सभी अपने अपने स्तर पर मदद कर सकते हैं। लेकिन एक
नीली दवा बोल के लंपी स्किन वायरस में जो बहुत उपयोगी साबित हो रही है दोस्तों। एक 5 रुपये की मिथेलिन ब्लू नीली दवा बताई जा रही है, वो अभी तक कारगर उपाय नहीं किया जा रहा है उस टेबलेट का, जबकि कारगर साबित हो रही है, ये गायों को ठीक कर रही है। ये तो ये 31 अगस्त को जो जारी की गई थी गाइडलाइन पशु मंत्रालय द्वारा दोस्तों, इसका इलाज इसकी प्रोटोकॉल में इसको शामिल किया गया था, लेकिन अभी भी जो संचालक है गौशालाओं के और जो गो भक्त है इसका उपयोग नहीं कर रहे, इनको पता नहीं है या फिर इसमें कोई कमी है। इसकी चीज़ें खुली आनी खुले तौर पर इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये दवाई बहुत कारगर बताई जा रही है विशेषज्ञों द्वारा, और इसको बीमार पशुओं को दोस्तों इसका शरीर का जो तापमान है वो कम करने में बहुत सहायक साबित हो रही है, और त्वचा के घाव भी ठीक कर रही है और वायरस का असर भी कम कर रही है। तो ये दवाई ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग की जा सकती है। 5 रुपये की कीमत वाली ये नीली दवाएं बड़ी संख्या में उपलब्ध भी हो सकती है, तो इसको भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर। विधानसभा में इसकी आवाज़ तो उठी, लेकिन आवाज़ प्रमुखता से अभी तक नहीं उठी। बीजेपी ने ज़बरदस्त रूप से इसको मुद्दा बनाया हुआ है, और दोस्तों धरने प्रदर्शन इसको लेकर किए जा रहे हैं, और विधानसभा के आके गायें भी आगे लाकर खड़ी कर दी गई। और दोस्तों बीजेपी का आरोप है कि 10 लाख से अधिक गायों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। 10 लाख से अधिक गायें मरी है, जबकि आधिकारिक आंकड़ा अगर राजस्थान सरकार का माने तो बीजेपी ने 60,000 बताया, जबकि 50,366 का आंकड़ा सरकार द्वारा बताया गया है। तो कौन से आंकड़े सही है? लेकिन इस आधिकारिक आंकड़ों से बहुत ज़्यादा गाय मर रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है दोस्तों। इसका बार बार हम आपको सबूत भी दिखा चुके हैं। भादरा से ही कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से आप पोस्ट भी निकाल सकते हैं। ज़िले से भी ऐसी खबरें आ चुकी है, तो अनेकों ज़िलों में भी इसी प्रकार की खबरें होंगी, इसी प्रकार से वो आंकड़े होंगे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा कम करके बताया जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। अब बात करेंगे चिड़ियागांधी में गोकसी मामले की। दोस्तों हाई कोर्ट जोधपुर ने CID-CB के बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आसाराम चौधरी, जिनके नेतृत्व में यहाँ CID-CB की जांच हुई, SIT की जो टीम गठित की गई थी उसके नेतृत्व में, उनको आज जोधपुर हाईकोर्ट में तलब किया गया, और दोस्तों हाजिर होने का दस्तावेज के साथ आदेश दिया गया। दोस्तों प्रकरण क्या था, आखिर क्या मोड़ आ रहा है इस गोकसी की घटना में? आज दोस्तों 21 सितंबर को बुधवार को हाईकोर्ट में मैं रिकॉर्ड जो है आसाराम चौधरी को पेश होने के लिए कहा गया, और इसका हम कल विस्तार से आपको समाचार बताएंगे। लेकिन हाईकोर्ट में एक याचिका लगी है दोस्तों, और CBI जांच की मांग इसको लेकर की जा रही है। लेकिन पूर्व में जो CID-CB की जांच हुई और जो SIT की टीम गठित की गई, उसका नेतृत्व आसाराम चौधरी कर रहे थे, और जो जांच उनके द्वारा सौंपी गई, और जो बिरानी पुलिस थाना में जांच कंप्लीट करके FR लगा दी गई थी, और उसके बाद में दोस्तों CRPC की धारा 169 के तहत आरोपियों की जो 6 आरोपी थे उनकी रिहाई भी हो चुकी है। 50-50 हज़ार के जमानती मुचलके पर उनको रिहा कर दिया भी गया है। अब जो मोड़ आ रहे हैं दोस्तों, जो याचिका लगी है उसकी सुनवाई अब हाई कोर्ट में हो रही है, और सारी रिपोर्ट खंगाली जा रही है जो SIT की टीम द्वारा की गई थी। मुख्य पॉइंट दोस्तों ये है इसमें कि जो प्राइवेट सैंपल था, जिसका मुस्लिम वर्ग भी जिसकी आवाज़ बुलंद कर चुका है, बार बार उठा चुका है, और हिंदू वर्ग भी आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसकी CBI जांच की मांग भी की जा रही है। बेशक CBI जांच की मांग मुस्लिम समाज द्वारा नहीं की गई हो, CID-CB की मांग की गई हो, लेकिन दोस्तों जो प्राइवेट सैंपल था वो कहाँ से आया, किसके द्वारा लाया गया, और किस कंडीशन में लाया गया, कहाँ से, किस प्रकार से लिया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, ये षड्यंत्र था तो इसके पीछे कौन था, सारी की सारी
बातों पर से पर्दा उठना चाहिए। पुलिस अभी भी बहुत कुछ खुलासे नहीं कर पा रही है और ये जो मुख्य पॉइंट है, अब दोस्तों यही भादरा में तलखी बढ़ाए हुए हैं और अमन चैन जो भाईचारा है उसको अभी तक जो ताक पर रखा हुआ है अमन चैन भाईचारा वो बरकरार रखे हुए है। वो यही रीज़न है, यही पॉइंट है, यही बिंदु है। प्राइवेट सैंपल आखिर आया कहाँ से, इसकी गहनता से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कोई सीआईडी की मांग की जांच कर रहा है, कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो इसकी सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। दोस्तों इसका अंतर भी हम आपको बता चुके हैं। इसकी जवाबदारी, अगर सीबीआई जांच की मांग हो तो केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी जवाबदारी तय होती है, और अगर सीआईडी सीबी की जांच हो तो उसमें राज्य सरकार और हाई कोर्ट इसकी जवाबदारी तय करते हैं, इसकी जवाबदारी इनकी होती है। तो कौन सी जांच बड़ी हो दोस्तों, आप ये भली भांति सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। धारा 144 लगी है अभी तक, तो क्यों लगी है? और कल से जो 20 सितंबर से डुंगराना में फसल बीमा क्लेम को धरना प्रदर्शन बजरंग सहारण द्वारा लगाया गया, वो अनवरत अभी भी जारी है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। दोस्तों इसमें भी एक मांग की गई है कि क्षेत्र में धारा 144 वो है जो जल्द से जल्द समाप्त की जाए और स्थिति स्पष्ट की जाए पुलिस द्वारा, बजरंग सहारण द्वारा ये भी मांग की गई। अपना जो कल का संबोधन था उसमें स्थिति क्लियर की गई कि पुलिस भी स्थिति को क्लियर करे। इसमें बजरंग सहारण की भी गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों, वो जमानत करवा के बाहर आए थे और जो 123 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था वो भी लगभग जमानत पर छूट चुके हैं। लेकिन जो मुकदमे हैं उनका क्या हो रहा है और कौन कौन से कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन सारी स्थिति पर पर्दा पुलिस को उठाना चाहिए और जो गोकशी की घटना है उसके ऊपर एकदम स्थिति क्लियर हो, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी वर्गों को, प्रशासन को, गणमान्य जनों को, सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। और जो दोस्तों बजरंग सहारण की मैं बात कर रहा था, धरना प्रदर्शन फसल बीमा क्लेम को लेकर, जो फसल बीमा क्लेम है 2020 का रबी फसल का वो बकाया है उसको लेकर, और 2021 का जो खरीफ फसल का बीमा क्लेम बकाया है उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और कई गाँव के लोग दोस्तों इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे भी, जिनमें रामबास, नेठाना, गोगामेड़ी, बरवाड़ी के अलावा दोस्तों जो आसपास के गांव थे, राखी, गुंजासरी, मैलिया, रामसरा, घोटड़ा, मलसीसर, बोजला, कुंजी, कलाना, कनाऊ, भाड़ी, गेहूँ, मुंदड़िया, बड़ा आदि अनेकों गांवों के लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और फसल बीमा क्लेम अनेक लोगों का अभी तक बड़ी संख्या में रुका हुआ है। और मांग बजरंग सहारण द्वारा लंपी स्किन डिजीज बीमारी से ग्रसित गाय हैं उनको लेकर भी रखी गई और किसानों को मुआवजे की भी मांग की गई और मुआवजे की राशि 20 से 25,000 एक गाय के लिए निर्धारित भी करने की मांग की गई। इसके अलावा दोस्तों पानी है, तबादला नीति है, आदि अनेक विषयों पर बजरंग सहारण द्वारा संबोधन किया गया। तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन अभी भी जारी है। दोस्तों हम बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अब चुनाव 17 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और बहुत दिलचस्प स्थिति पैदा हो रही है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जो नामांकन 22 से कल से 30 सितंबर तक के लिए भरे जा सकते हैं और उनकी छंटनी होगी और नामांकनों की जांच होगी और उसके बाद में 17 अक्टूबर को विधिवत रूप से चुनाव की घोषणा की हुई है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। बहुत बड़ी बात है और इसके लिए दोस्तों गांधी परिवार एक बार फिर कह चुका है कि हम में से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं बनेगा। तो अब लगभग तय माना जा रहा है कि कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या गांधी परिवार से किसी का आवेदन आता है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी आवेदन कर सकते हैं। तो स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। शशि थरूर भी कह चुके हैं कि वो नामांकन दाखिल करेंगे,
कल से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, देखते हैं किसके नामांकन आते हैं। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर और अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे तो इनकी टक्कर हो सकती है। और G23 के कुछ नेता भी है वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वो किसका सहयोग करते हैं और किस किस के इसमें वोट पड़ेंगे दोस्तों, इसको लेकर हम जल्द आपके सामने पूरी स्थितियाँ कांग्रेस की स्पष्ट करेंगे। आखिर कौन इसके लिए वोट डालेंगे, क्या विधायक सांसदों के वोट पड़ेंगे खाली, या फिर कार्यकर्ताओं के भी वोट पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के वोट पड़ेंगे तो वो किस किस लेवल के कार्यकर्ताओं के वोट इसमें पड़ेंगे। इस सारी स्थिति से हम दोस्तों पर्दा उठाएंगे। लेकिन गहलोत की बात करें तो अगर गहलोत नामांकन भरते हैं और उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो राजस्थान में क्या होगा, यहाँ कौन है दावेदार। 40 साल का अशोक गहलोत का अनुभव है और गांधी परिवार से उनकी बहुत नज़दीकियाँ हैं, इसलिए उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा मानी जा रही हैं। लेकिन 3 बार CM भी वो राजस्थान के रह चुके हैं, यहाँ का मोह नहीं छोड़ पा रहे। ये एक अलग बात है, वफादार गांधी परिवार के है ही, और पार्टी में बहुत बड़ा कद है और मान्यता है उनकी नेताओं के बीच में एक स्थापित नेता के रूप में। तो अन्य जिक्र करें राजस्थान में दावेदारों की तो सचिन पायलट का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में है। क्या बागडोर मुख्यमंत्री की उनको सौंपी जाएगी, क्योंकि वो अगर अध्यक्ष बनते हैं तो 2 पद नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि इसका मुद्दा भी उठेगा और 2 बड़े पद कोई रखे तो इसको लेकर एक कानून भी बना हुआ है और पार्टियों का अलग अलग संविधान भी दोस्तों इसमें है। तो क्या डोटासरा का नंबर आएगा जिसकी चर्चाएं हैं, और BD कल्ला का भी नाम है जो शिक्षा मंत्री है, और रघु शर्मा जो कि गुजरात के प्रभारी है उनका भी नाम आ रहा है। तो ये कुछ नाम है, चौंकाने वाला कोई नाम भी आ सकता है, इनमें भी कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, लेकिन सचिन पायलट का नाम चौंकाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उनके नाम की लगातार चर्चाएं बन रही हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम एक बार खुद बार बार आगे कर रहे हैं अशोक गहलोत। कहीं ना कहीं मनसा अशोक गहलोत की अपने गुट के ही कुछ नेताओं को यहाँ आगे लाने की है, ताकि सचिन पायलट से वो बचे रहे। तो देखते हैं क्या होगा और क्या होने वाला है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी नज़रें भी बनी रहेगी, हम भी इसको लेकर समीक्षा जो है वो लगातार करते रहेंगे। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों भादरा आसपास खबरों में धार्मिकता से सारोबार कार्यक्रम अब प्रारंभ होने वाले हैं। आज 21 सितंबर है, कल से रामलीला समिति प्रारंभ कर रही है अपना मंचन, 57वां मंचन, और बहुत भव्य रामलीला का आयोजन होगा। 5 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव होगा जो कि रामलीला समिति के सानिध्य में ही आयोजित किया जाता है। इसको लेकर अलग से समिति का गठन भी किया जाता है कमेटी का, और उनका संचालन भी अलग होता है। हजारों की संख्या में भीड़ भी उमड़ती है दोस्तों इसको लेकर। तो इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। आदर्श रामलीला कमेटी का मंचन होगा 23 सितंबर से, और भामाशाह सुशील गुप्ता उद्घाटन करेंगे, आदर्श रामलीला कमेटी के मंचन का शुभारंभ करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कन्यादान का कार्यक्रम जो है वो बलवंत सैनी करेंगे आदर्श रामलीला कमेटी में, और एक दिन पहले जो रामलीला समिति का जो कन्यादान का कार्यक्रम है वो भी बलवंत सैनी के द्वारा ही किया जाएगा। तो दोनों ही बड़ी रामलीलाओं में कन्यादान का जो कार्यक्रम है वो बलवंत सैनी के करकमलों से होने जा रहा है। तो राज तिलक आदर्श रामलीला कमेटी में बलवान पुनिया को मुख्य अतिथि बनाया गया, और भामाशाह सुशील गुप्ता भी वहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो इस प्रकार से ये धार्मिक आयोजन होने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का समारोह भी अब 24 सितंबर से होने जा रहा है, और इसका 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 24 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा न्यू वीडीएस संस्थान के हॉल में, और 25 सितंबर को जयंती समारोह होगा और 5:30 बजे। और इसके अलावा 26 सितंबर को शोभा यात्राएं निकाली जाएगी बापू वाला अतिथि सदन से, जो कि कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरेगी। तो ये महाराजा अग्रसेन
जयंती का कार्यक्रम होगा और अग्रसेन चौक जो कि हिसार बाईपास पर बन रहा है उसका भी भव्य निर्माण इसके दौरान किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों दुर्गा पूजा महोत्सव भी प्रारंभ होना जा रहा है इसी 26 सितंबर को, जो कि नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं 26 सितंबर को, क्योंकि श्राद्ध पक्ष जो है वो 25 सितंबर को अमावस्या के साथ समापन होगा। तो 26 सितंबर से 9 दिनों तक लगातार नवरात्रा का महोत्सव होगा। दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से ये आयोजन लोहारीवाला अतिथि सदन में सदैव किया जाता है। तो ये भी दोस्तों वर्षों से इसका आयोजन लगातार किया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों जो पीसीसी के सदस्य बनाए गए थे जयदीप डूडी और रफ़ीक कुरैशी का लगातार कस्बे में अनेकों जगह स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है। संजय चौक पर भी कल शानदार उनका स्वागत समारोह था और अनेकों वार्डों में इनका स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो दोस्तों आज 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव जो कि एक बहुत बड़ा नाम कॉमेडियन के रूप में भारत में लिया जाता है, उनका देहांत हुआ दोस्तों। और उसके देहांत के साथ ही एक कॉमेडियन के विशुद्ध कार्यक्रम का एक प्रकार से समापन हो चुका है दोस्तों, क्योंकि आजकल की जो कॉमेडी है वो एकदम फूहड़ता के साथ दिखाई जा रही है। अनेकों ऐसे टीवी शो भी चलते हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव की जो कॉमेडी थी बहुत शानदार कॉमेडी, आप पूरे परिवार के साथ उनकी कॉमेडी के शो भी देख सकते थे। उनका गजोदर भैया के रूप में जो कार्यक्रम था वो बहुत सुप्रसिद्ध हुआ था और 42 दिन तक वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और उनको हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी। उसके बाद में उनको अचानक भर्ती करवाना पड़ा था और ब्रेन डेड के साथ उनका निधन हो गया दोस्तों। वो 58 वर्ष के थे। और इसी के साथ दोस्तों आज ही के दिन करीना कपूर का फिल्मी अभिनेत्री है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। 1980 को उनका जन्मदिन हुआ था। और आज ही के दिन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जो कि 1954 में उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आज के दिन मनाया जाता है और विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में भी आज का दिन दोस्तों मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 21 सितंबर को आज 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहा। हल्की बूंदाबांदी आसपास कई जगह हुई, जिसकी चेतावनी संभावनाएं भी व्यक्त की गई थी। और रात्रि को भी दोस्तों 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और तेज़ हवाएं चलेगी। आज 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से देर रात्रि को भी जारी रहेगी। और कल 22 सितंबर को भी 28 से 32-33 के करीब टेम्परेचर दिन में बना रहेगा और 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम के रूप में कल रहेगा। 28 से 30 डिग्री देर शाम को रहेगा और 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और दिन में 1.5 mm बरसात की भी चेतावनी मौसम विभाग की है। इसके अलावा रात्रि को भी हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा और 7 से 11-12 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।